सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और बुआ सखी सहेली के मंच पर आपका और सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ में आज के विषय भी बता दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात करेंगे ठंड में पशुओं और पक्षियों का ख्याल कैसे रखा जाए। हाँ, इस कड़कड़ाती ठंड में या जहाँ पड़ रही है या थोड़ा सा मौसम का जो बदलाव होता है, ठंडक का जो एहसास होता है, आभास होता है जी, वो जीव जंतुओं पर भी उसका असर तो पड़ता ही है। तो हमें कैसे उनका ख्याल रखें इस पर बात करेंगे और बात करेंगे हम। और पर्यटन में हम चलेंगे देवगढ़ उत्तर प्रदेश। तो भाई देवगढ़ और भी जगह है, इसलिए उत्तर प्रदेश बताना बहुत जरूरी है। ललितपुर के पास वाला देवगढ़ है, यहाँ पर चलेंगे। और वो दिन याद करो में बात करेंगे बारात में जाना और जनवासे में ठहरना। जब बारात में जाते हैं तो जाहिर है कि जब बारातियों को जहाँ ठहराया जाता है उसे जनवासा कहते हैं। वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ के दृश्य जो होते हैं थोड़े अनोखे होते हैं। क्योंकि बहुत सारी सखियों और श्रोताओं के बहुत सारी यादें भी होंगी जब वो बारात में गए, किस्से होंगे। तो उम्मीद है कि वो भी अपने किस्सों को शेयर करेंगे, साझा करेंगे। भाई मंजरी, ऐसा है कि ये तो वही है ना कि वो दिन याद करो हम कह ही रहे हैं, तो उम्मीद क्या है, मतलब वो तो करेंगे ही करेंगे। उम्मीद की तो कोई बात ही नहीं है। याद दिला दे कि ठंड में थोड़ी उंगलियां चला ले। और उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिटी की समस्या की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो एसिडिटी जो है ठंड के मौसम में थोड़ा सा कहते हैं कि पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन हाँ व्यायाम भी हम उतना ही करते हैं इस मौसम का लाभ उठाते हुए। जी, तो एसिडिटी की समस्या तो होती ही है। और बुआ इन दिनों जो होता है कि शारीरिक जो काम होते हैं वो बहुत कम कर देते हैं और अपने को गर्म करने के लिए खासकर खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और देखा जाए तो इस समय हरी सब्जियां वगैरह भी आ रही हैं, तो मिर्च मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाने की सोचते हैं कि वो शरीर को गर्म रखेंगे। और इससे क्या होता है कि जब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ खाते रहेंगे, तो एसिडिटी की समस्या तुरंत पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर हम खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है क्योंकि पाचन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सुबह की सैर तो वैसे भी हम कहते हैं कि 12 मास करना चाहिए। तला भुना कम खाएं तो अच्छा है, लेकिन इस मौसम में वैसे खा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि उसके संग संग शारीरिक श्रम जरूर करें, यानी कि कैलोरी जो है उनको जलाएं भी जरूर, यानी उनका प्रयोग भी करें। और वो अगर नहीं खत्म होंगी तो दिक्कत तो होगी ही होगी। और कहीं कहीं होता है ठंड की वजह से हम देर से उठते हैं या ज्यादा सो लेते हैं, कभी कभी नहाते नहीं हैं। और जाहिर है कि जब शरीर को जरूरत नहीं महसूस होती है तो हम पानी भी बहुत कम पीते हैं। बिल्कुल। तो एसिडिटी की समस्या इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और जब शरीर में जो होता है खाने की जो मात्रा होती है, जो कैलोरी जब हम खाते हैं तो कैलोरी बढ़ जाती है और जब हम शरीर काम करना कम हो जाता है उससे। और ये जो खाना होता है वो फिर पचता नहीं है, क्योंकि कैलोरी तो आपने पूरी ले ली, फुल डाइट ले ली, लेकिन आपने पचाने के लिए कुछ किया नहीं और पचा भी नहीं। और ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन दिनों में वो ठंडा पानी पी लेते हैं, जैसे मटके का पी लिया या नल का ऐसा जग में रखा पी लिया, या बोतल से लोग पानी पीते हैं। तो वो खाने को पचाने के में एकदम शांत कर देता है, खाने की जो गर्मी होती है उसको शांत कर देता है। तो थोड़ा सा उसका गैप भी रखें, खाना खाने के बाद पानी काफी देर बाद पिए। देखो भाई, वैसे भी कहा गया है ना कि आयुर्वेद में कि 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो ये दिनचर्या जो है हमारी, जो आहार विहार की जो चीजें हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका बराबर ख्याल रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद आप कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पिए। तुरंत पानी न पिए, अगर जरूरत है तो थोड़ा छाछ वगैरह साथ में ले लें ताकि रस पहुंचता रहे आपको, जो महसूस होता है। बाकी जरूरत नहीं होती है, और जो भी रस निकलते हैं अंदर वो भी डाइल्यूट से हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल नहीं ठीक है। और पाचन क्रिया जो होती है, जाहिर है कि उसमें गर्माहट होती है, और सामान्य दिनों में भी अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो उसको ठंडा कर देती है, यानी पाचन क्रिया को एक तरीके से रोक देती है। जी बिल्कुल। और जो हमारा खान पान है उसको एकदम आप संतुलित करके खाएं, खाना भी वैसे ही बनाएं, यानी रोज रोज जो तला वाला खाते हैं तो आप एक दिन कहाँ कौन खाता है? नहीं, तो रोज रोज कोई नहीं खाता है। देखो तुम ऐसे कह दोगे तो हमारे साथी नाराज हो जाएंगे, रोज रोज जो खाते हैं वो ना खाएं। देखिए तो वो तो कह देंगे कि आप ही लोग खाते होंगे, भैया हम लोग तो नहीं खाते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ देखिए बुआ, कभी सुबह ठंड के दिन है तो नाश्ते में पकौड़ी बन गई या पराठे बन गए, पूड़ियाँ भी बन रही हैं, अभी त्योहार गया तो पूड़ी भी बनी। तो जो तला तला अगर खा रहे हैं, मतलब उनके लिए जो खा रहे हैं, और तो वो 1 दिन 2 दिन फिर सादा भोजन पर आ जाए, जिससे कि आपको एसिडिटी की समस्या ना हो। और हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि उटपटांग चीजों को खाने के उपरांत जब भोजन पच नहीं पाता है तो उसके कारण अम्ल, एसिड पैदा होता है, जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुटकी भर हींग, काली मिर्च पाउडर के साथ गर्म पानी से लेने पर एसिडिटी की समस्या का निदान हो जाता है और खाना तुरंत पच जाता है।
और इन्होंने लिखा है कि बारात की भी बात लिखा है कि बारात की बात चली तो ऊटपटांग यानी हर व्यंजन को खाना तो बनता है, साथ ही एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, साथ ही उसका उपचार इन्होंने भेजा है मुस्कुराते हुए कि भाई हो जाना चाहिए, इनका कहने का तो भाई यही मतलब है। और बुआ एक संदेश में लिखते हैं कि जब पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड एसिड का उत्पादन बढ़ाने लगती है तो इस स्थिति को एसिडिटी कहते हैं। सामान्य रूप से हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है जो खाने को पचाने और तोड़ने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति एसिडिटी से जूझता है तो उसके शरीर में अपच, गैस्ट्रिक सूजन, हार्टबर्न, एसोफेगस में दर्द, पेट में अल्सर और पेट में जलन जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है और तकलीफ तो बहुत होती ही है जी। और जो ठंड में क्या होता है, इस समय जो हमारी पाचन शक्ति है, पचाने की जो क्रिया रहती है, वो भी धीमी हो जाती है। तो इसके लिए आप जो है रोज फाइबर वाले रेशेदार भोजन करिए, पत्तेदार सब्जियां खाइए और अदरक वाली चाय आप पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और अधिक देर तक जो भूखे रहते हैं वो भी एसिडिटी की समस्या को जन्म दे देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है वो पचाना शुरू कर देता है और उसे जैसे कि खाली मशीन में खाना न पड़े और बाकी प्रक्रियाएं चलने लगे, यानी मशीन चलती रहे और उसमें आप कुछ चीजें न डालें तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। तो अंदर की जो चयापचय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और खाना नहीं होता है अंदर, तो जाहिर है फिर एसिड बनने लगता है। तो इस बात का ख्याल रखें। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि एसिडिटी का तात्पर्य अम्ल पित्त से ही है जो अत्यधिक मात्रा में भोजन करते रहने का परिणाम है। इस दृष्टिकोण से ही कहा गया है भोजनोपरि भोजन मध्यशनम। इसके परिणाम से खाए हुए भोजन का परिपाक समय से नहीं होता है और अपक्व भोजन से या फिर अम्लीय पदार्थों के अधिक सेवन से भी अम्लता बढ़ती है जो धमनियों तक जाकर हृदय रोग भी पैदा कर सकती है। विभिन्न लक्षणों के अनुसार इसकी चिकित्सा भी की जाती है। कठिनाई तब आती है जब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का रुख अख्तियार कर लिया करती है। तो ये बहुत गंभीर बीमारी की बात कर रहे हैं और बात बिल्कुल सही है। अगर इसका सही समय से ध्यान न दिया जाए, इलाज न किया जाए, इन चीजों का ख्याल न किया जाए तो ऐसे ही खतरनाक हो जाता है मामला। जी, तो एक संदेश ले लेते हैं कि इसमें लिखते हैं कि एक्सरसाइज को ना करना, खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने की वस्तुओं को बिना मेल मिलाप के खाना और तनाव, धूम्रपान और मादक पदार्थों का इस्तेमाल इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। ऐसा है या अन्य कोई बात इन्होंने लिखा है कि आज पता चलेगी। तो देखिए बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी तो पता तो चली गई कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। हमारे साथियों ने भी लिख के भेजा है भाई, जैसे इन्होंने लिखा कि एसिडिटी कभी कभी मुझे भी होती है, इसमें कई बार मेरा सिर दर्द होता है जो अलग तरह का होता है, कभी कभी वॉमिटिंग्स भी होती है, कुछ ठंडा पीने से आराम मिलता है, नारियल पानी भी लेती हूँ। इससे अधिक जानकारी आज के कार्यक्रम में मिलेगी। तो बात बिल्कुल सही है कि डिटॉक्स करते रहना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया ना कि नारियल पानी लेना, ऐसे ही जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में होता है वमन करना। सुबह थोड़ा नमकीन पानी पी के और उंगली डाल के आप जब वॉमिट कर लेते हैं यानी वमन करते हैं, उल्टी करते हैं जानबूझकर 2-3 ग्लास पानी पीकर, तो लगभग हमारा पेट साफ हो जाता है। बिल्कुल। और तो थोड़ी सी मतलब बातों के बीच में गीत हो जाए। जरूर। कुछ समझो जी, बाहों में फूलों के मेले हैं, फिर क्यों अकेले हैं हम तुम हम तुम हम तुम हम तुम। देखो देखो जी, सोचो
भाई सबने अलग अलग तरीके से बताया कि परहेज करना, एहतियात, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। किसी ने लिखा है भाई हम तो शुरू से खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, हमें ठीक लगता है, देर से पिया एक बार तो पेट खराब हो गया था। तो भाई आदत जब बन जाती है तो शरीर बहुत, हमने बताया पहले भी कि बहुत जल्दी से अपने आप को उसी में ढाल लेता है। सबकी शरीर की अलग अलग क्षमता भी होती है। बिल्कुल। तो हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि भाई दिनचर्या जो होता है उसमें संतुलन रखें। कोई खाद्य पदार्थ, सब्जी, अनाज बहुत ज्यादा गैस बनाते हैं तो उनका ख्याल रखें। जब वो खाएं तो या तो परहेज कर लें, और या तो अगर खा रहे हैं तो जाहिर है कि उसके पचाने की भी पूरी व्यवस्था करें। जैसे इन्होंने लिखा है कि जी मूली, गोभी, भिंडी, सेम, पालक, मटर, अरबी, चने की दाल, खासकर इसे रात में खाने से परहेज करें। तो ऐसी तरह तरह की चीजें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। बिल्कुल। और जब ऐसी समस्या होती है तो बिल्कुल लापरवाही तो करनी ही नहीं चाहिए। तुरंत अपने चिकित्सक को तो दिखाई लेना चाहिए, पूरी दवा वगैरह टाइम से लेनी चाहिए। तो वो ऐसे अजवाइन और काला नमक नहीं फाँक लेना चाहिए। वो तो अभी हम बताएंगे ना बुआ, तभी तो तुमने पहले कह दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है हम रसोई घर बंद कर देते हैं। नहीं, रसोई घर तो चालू रहना चाहिए। तो अच्छा चलिए बुआ, कुछ घरेलू नुस्खे ही बता देते हैं कि जब ऐसी कोई समस्या हो आपको तो एक लौंग आप चबा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते थोड़े से लेकर के पानी में उबाल करके आप छान करके पी सकते हैं। और ठंडा दूध कहा गया है कि वो तो बिल्कुल अच्छा माना जाता है कि ठंडा, कुछ लोगों को बहुत उससे आराम मिल जाता है तुरंत। मतलब बल्कि एक तो आज के तारीख में तो कहिए सामान्य तापमान वाला, नहीं तो फ्रिज में रखा हुआ लोग मतलब चिल्ड दूध पी लेते हैं। और जैसे 4-5 इलायची ले लें, उसको पानी में उबाल लें, उसको भी आप पी सकते हैं। और अजवाइन, सोंठ और काला नमक, इसको आप गर्म पानी से पीजिए, गर्म पानी से, तो भी आपकी एसिडिटी जो अम्लता होती है उसको आप काफी हद तक रोका जा सकता है। ये तो हो गए बुआ घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारे जो योग के टीचर थे वो कहते थे कि मुंह में वो हरड़ रख लो जी, और उसको चबाते रहो, चूसते रहो, तो उससे आराम मिल जाएगा ना। इन्होंने बताया कि हरड़ एक आती है ना, जो त्रिफला में एक फल होता है, तो मुंह में डाल लें और चूसे, जब वो गल जाए तो खा जाइए। दूसरा इलाज इन्होंने लिखा है कि सूखे नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालें और चूसने के बाद गल जाने पर खा लें। मोटी सौंफ, सूखा नारियल, कद्दू किया हुआ मिक्स करके रख लीजिए दोनों को, टाइम दोनों को खाने के बाद खाइए तो इससे भी फायदा होगा। तो वैसे भी जैसे नारियल बार बार हम लोग बता रहे हैं डिटॉक्स करता है, तो जाहिर है कि जो भी एसिडिटी की समस्या है उसे वो शांत करेगा। तो अम्ल जब बढ़ता है तो उसको शांत करने की जरूरत है। बिल्कुल। और संदेश में लिखते हैं बुआ कि खाने की इन चीजों को शामिल करें। जैसे बादाम के बारे में लिखा है कि ये पेट के दर्द से राहत देता है और एसिडिटी को पूरी तरह रोकता है। इसे लेने में एक बात का ध्यान रखें कि इसे खाना खाने के बाद लें और 4 बादाम से ज्यादा ना लें। और केला और सेब के बारे में लिखा है कि केले में प्राकृतिक रूप से एंटासिड होता है, इसे भी रात के खाने के बाद लिया जा सकता है। ये पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड नहीं बनने देता है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया नारियल पानी के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि शरीर का जो पीएच एसिड लेवल क्षारीय हो जाता है और ये एसिड के गंभीर प्रभावों से बचाता है। ये फाइबर युक्त पानी होता है, इससे पाचन भी आसान हो जाता है और एसिडिटी के प्रेशर को भी कम करता है। तो ऐसे ही हमारे एक साथी ने तो पूरे लक्षण सारी चीजें दे दी हैं। एसिडिटी के लक्षण क्या है? पेट में जलन, गले में जलन, बेचैनी, डकार आना, जी मचलाना, मुंह का स्वाद खट्टा, खट्टी डकार आना, कब्ज होना, ये सारी चीजें हैं। तो इन्होंने वही सब इन्होंने भी लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन और स्पाइसी फूड का सेवन न करें, तनाव न लें, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन भी न करें, पेट की बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्सेस रोग हैं, पेट में मरोड़ आदि, ये सब जो है न लें। इन्होंने ये भी वही सारी चीजें लिखी हैं कि तुलसी है, केला है, ठंडा दूध, सौंफ, जीरा, लौंग, इलायची, पुदीने के पत्ते, अदरक, आंवला आदि एसिडिटी घरेलू नुस्खे हैं। और एक हमारे साथी ने बड़ा अच्छा लिखा है, इस समय संदेश मिल नहीं रहा है, कि उन्होंने लिखा है कि वरी, करी और जो है ना हरी, ये तीनों चीजें एसिडिटी बढ़ाती है। यानी कि आप वरी में न रहें, बहुत जल्दबाजी में न रहें। हाँ, वरी ना करें, हरी ना में रहें, यानी कि जल्दबाजी ना करें। तो जल्दबाजी भाई जाए तभी हम करते हैं जब हम चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये सब चीजों का ख्याल रखें। बस ये चीजें तो खैर है ही, सही मानसिक रूप से बहुत जरूरी है। हाँ। हम अगर अपने को मजबूत रखते हैं तो हमारी ये सारी जो बीमारियां होती है शरीर में ऊपर आने नहीं पाती, नहीं तो फिर वो उछाल मारने लग जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब हुआ एसिडिटी बढ़ती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग भाई लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी पाचन शक्ति उम्र के हिसाब से थोड़ी सी कहना चाहिए कि धीमी हो जाती है। तो उनको उनकी खान पान, उनकी जो जीवन शैली है उसको थोड़ा
सा अच्छा बनाना चाहिए और एक्टिव रखने के लिए उनके प्रयास करने चाहिए। यानी परिवार वालों को उनका बड़ा खास ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल इस तरह की उनको समस्या ना आए। तो भाई बाकी सब आप अपना तो ख्याल रखिए, लेकिन अगर बुजुर्ग हैं तो जाहिर है कि उनका विशेष तौर से ख्याल रखिए जी। और इसी के साथ साथ बुआ अब सोच रहे हैं गीत सुन ले क्या? हाँ बिल्कुल, है ना? हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। होता है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमी, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमी। हाँ, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। जब से हुआ तेरा मेरा सामना, दिल ने कहा बिना पिए मैं तो गिरा थामना। मैं वो कुंवारी कली हूँ बलम, के डर डर के जिसको पवन छूए, के डर डर के हाँ, के डर डर के जिसको पवन छूए। हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। नाच री इतना थक जाए पायल, नाच री इतना थक जाए पायल, हमरा करजवा हो जाए घायल। मेरी गजल रखियो कसम, चलो देख भाल के, ले न जाए मेरी नजर तेरा निकाल के। हर गालों की कली कली खिल खिल उठे, जो एक बार मुखड़ा सजन चूमे, जो एक बार है एक बार मुखड़ा सजन चूमे। होता है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमी, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमी।
तो बुआ देखिए हम लोग ने बहुत सारी बातें तो कर ली एसिड के बारे में, लेकिन अब जब हम घूमने जाएंगे कहीं ना कहीं तो वहाँ पर भी हमें सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, खान पान का तो फिर ऐसा करो कि तुम बोरिया बिस्तर बांधने की कोई जरूरत नहीं, पर यहीं बैठ जाओ, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ। और क्या, जब जाहिर है खाना ही पीना नहीं खाएंगे तो फायदा क्या, ये बताओ तुम। नहीं वो तो खाएंगे लेकिन थोड़ा ध्यान रखे। थोड़ा थोड़ा कह देती हो भाई, पूरा ध्यान रखो या तुम बिल्कुल नहीं रखो। देखिए बुआ थोड़ा थोड़ा कैसे होगा बताओ तुम हमें। बिल्कुल बुआ वर्ल्ड फेमस बात है कि जब बुआ साथ में होती है तो बुआ सारा ध्यान रखती है, हम सब बच्चे नहीं खाना पीना तो फिर तुम देखोगी, तुम मना करोगी तो फिर तो हमें भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं। जी तो लेकिन हम लोग जब घूमने जाते हैं तो जाहिर है कि मन खुश रहता है, जैसे हम लोगों ने अंत में कहा कि मन से जब हम प्रसन्न रहते हैं तो बहुत सारी चीजें पच जाती हैं, और ये एसिड वगैरह जो है वो तनाव से ज्यादा होता है। तो घूमना बहुत जरूरी है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जब हम चलते हैं वहां जाते हैं घूमते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें पच जाती हैं। और किला हो या ऐसी जगह जहां पे भी जाते हैं तो घूमने में मजा तो आता ही है। तो हम चलते हैं देवगढ़, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित एक ऐसा गांव है जहां का स्थल कई जगह जो है आसपास देखने लायक है। बेतवा नदी की निर्मल जलधारा यहाँ बहती है, और गुप्त राजवंश काल के कई ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर और जैन मंदिर भी हैं यहाँ पर। और विंध्याचल की दक्षिण पश्चिम पर्वत पर देवगढ़ का प्राचीन नाम लुआच्छागिरी था। 1974 तक ये नगर झांसी जिले के अंतर्गत आता था। 8वीं से 17वीं शताब्दी तक ये स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। और अभी यहाँ पर 31 जैन मंदिर है। इसमें सबसे सुंदर जो है जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर है, और 19 मान स्तंभ है। दीवारों पर उत्कीर्ण 200 अभिलेख सहित कुल 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मतलब बहुत सुंदर चीजें हैं जैन मंदिर के। कुछ नष्ट जो हैं वो अवशेष अभी भी हैं वहां पर। दीवारों पर यहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र उकेरे गए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ का दशावतार मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित है, और इस मंदिर को प्रारंभ में पंचयत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था। और बुआ ये लगभग 1500 साल पुराना है, और गुप्त काल की कला का यहाँ पर उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर नक्काशी वगैरह देखने को मिलती है। इस मंदिर में गंगा और यमुना के सुंदर चित्र प्रवेश द्वार पर उकेरे हुए हैं। ये प्रवेश द्वार मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। अन्य कलाकृतियां भी देखने लायक हैं, और इसके निचले हिस्से में बनी मीनारें भी बड़ी आकर्षक हैं और मनमोहती हैं। देवगढ़ का किला चंदेरी से 25 किलोमीटर दूर जो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। किले के अंदर आप 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने जैन मंदिरों का समूह और प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां देख सकते हैं। जी, और जैन मंदिर जो कि 31 की संख्या में है, इसके अंदर कनाली के किले के भीतर जो बने हुए हैं। पहाड़ी पर स्थित ये किला है, और जहां से बेतवा नदी और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका नजारा देखा जा सकता है। और पुरातत्व की दृष्टि से भी देवगढ़ जो है जग प्रसिद्ध है। बिखरी हुई मूर्तियों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पुरातत्वविदों का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है, और यहाँ पर ये पुरातत्व संपदा जो है बहुत है। इसे बेतवा नदी का आइलैंड भी कहा जाता है, और इसे जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं, कलाएं हैं, खुदाई में मिली हुई मूर्तियां हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। तो इन्हें जब यहाँ आइए तो देखिए जरूर। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बुआ यहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर है जो कि घने जंगलों में चंदेल काल का एक बना हुआ एक शिव त्रिमूर्ति मंदिर है, और ये मंदिर पाली मंदिर के नाम से उस समय जाना जाता था, और बड़ा ही अच्छा है, देखने वाला है। और मंदिर के पास के मैदान में एक मुख्य लिंग है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 77 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो 1 फीट 30 सेंटीमीटर के करीब है इसका व्यास। क्या बात है। अब चलते हैं हम लोग बरुआ सागर। ओरछा और चंदेरी भी दर्शनीय स्थल है। बरुआ सागर भी है जो देवगढ़ के पास में ही है, तो इसे जरूर आप देखें। बिल्कुल। और रणछोड़ जी यहाँ पर जो है वो धोरा एक स्थान है, वहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। और ये मंदिर जो है वो शिखरहीन है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, और हनुमान जी की भी यहाँ पर एक विशाल मूर्ति देखी जा सकती है। और बुआ इन सब जगहों पर जब हम जाते हैं तो उस वहाँ की जो भव्यता है, वहाँ की जो कलाकृतियां हैं, इन सबको देखकर लगता है कि उस जमाने में कितने लोग हुनरमंद थे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते थे कि आज वो
हम उनके तक तो पहुंच ही नहीं सकते जो उन्होंने गढ़ दिया है, रचना कर दी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम अद्भुत। और बुआ यहाँ जाने के लिए ग्वालियर जो है वो देवगढ़ का सबसे पास का हवाई अड्डा है। और लगभग जो जिसकी किलोमीटर की दूरी कही गई है कि 235 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर आप फिर टैक्सी या बस से भी देवगढ़ जा सकते हैं। ग्वालियर तक जाइए और उसके बाद आप टैक्सी वगैरह करके आगे निकल जाइए। और हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि दशावतार जो मंदिर है उसको स्थानीय रूप से सागर मरह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तालाब पर मंदिर, क्योंकि इसके सामने जो है ना चट्टान से काटा हुआ चौकोर जलकुंड बना हुआ है, वो बहुत सुंदर है। और देवगढ़ का मंदिर विष्णु को समर्पित है जैसा कि हमने बताया, लेकिन इसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र, नदी, देवी, गंगा, यमुना जैसे विभिन्न देवताओं के छोटे पद चिन्ह भी चित्र जो है उनको शामिल किया गया है। और हिंदू महाकाव्य महाभारत के 5 पांडवों को दर्शाया गया है। पूरा पैनल बना दिया गया है। मंदिर का निर्माण पत्थर और चिनाई वाली ईंटों से किया गया था। मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विष्णु से जुड़ी हुई किंवदंतियां उकेरी गई हैं। इसमें बहुत प्रेमालाप करती हुई बहुत अंतरंग वाले जो है वो चित्र उकेरे गए हैं। तो बहुत देखने लायक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं एक अंतराल। तो भाई देखो हमारे साथी जो है ना, पहले हमारे एक साथी ने 1-2 दिन पहले संदेश भेजा था कि उन्हें लगा कि वो विविध भारती को बहुत मानती हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, विविध भारती उन्हें बहुत प्यार करती है कि उन्हीं जो गलतियां रहती है उसको सुधार कर बता देती है। लेकिन आज फिर हम कह रहे हैं श्रोताओं कि आप लोगों को विविध भारती बहुत प्यार करती है, क्योंकि आज आपने फिर से याद दिला दिया कि भाई दोहा या छंद हमने नहीं शुरू किया। तो क्या बात है। तो भाई अंतराल के बाद हम लेकर हाजिर हैं और प्रसंग है उस वक्त का जब रामचंद्र जी बैठे थे और उन्हें समुद्र पार करना था और माँ सीता को लेने के लिए। तब समुद्र से पहले उन्होंने तो प्रार्थना की कर रहे थे और भाई जाहिर है कि भरत जी थोड़ा सा चंचल मन वाले थे, उतने धैर्य नहीं था उनके में जितना कि रामचंद्र जी में था। तो वो उन्होंने बहुत तरीके से कहा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है, एक तीर मारिए और समंदर को सोख दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले विनती करता हूं। तब उन्होंने लक्ष्मण जी का ये कहा हुआ दोहा है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसका मतलब ये है कि हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, यानी कौन भरोसे रहता है दैव के, भगवान के भरोसे मत रहिए, मन में क्रोध लेकर आइए और समुद्र को सुखा दीजिए। ये देव के भरोसे रहना एक तरीके से कहते हैं ना कि कायर लोगों के मन का एक आधार है, वो उसका आधार लेकर बैठे रहते हैं, अर्थात उनके तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं, और कहने का मतलब यही है कि कर्मठ लोग जो है वो उद्यम करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये था आज का दोहा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथियों ने याद दिलाया। वैसे जैसे ही हमें याद आया वैसे ही हमारे साथियों ने भी याद दिला दिया। दिल के तार देखिए बहुत जुड़े हुए हैं। देखो भाई, ये बताने की बात ही नहीं है जी, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि दिल के तार जुड़े हुए हैं, और जैसे इसको बार बार नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, ये तो समझने वाली बात है बुआ। तो चलिए बुआ, आज हम लोग ने ऐसी बात की, तो अब ठंड में जो हमारे जो पशु पक्षी हैं जिनको हम घर में भी पालते हैं, कुछ हमारे बाहर रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम पशु अपने घर में पालते हैं, पेट्स पालते हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि इन दिनों ठंड के मौसम में खासकर उनके जो कपड़े होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो हमारे श्वान होते हैं, जो डॉग्स पालते हैं, तो उनके बड़े बड़े ऊनी बिने हुए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं, हैट तक आती है, मोजे तक आते हैं। तो अगर आप वो कर सकते हैं, मतलब उसको खरीद सकते हैं, तो वो खरीद के पहनाइए। नहीं तो आपके पास जो पुराने कंबल होते हैं, दरी होते हैं, या जूट का बोरा वगैरह है, तो वो भी आप उनको उससे सिल के पहना सकते हैं। लेटने और बिछाने के लिए भी आप डाल
डाल सकते हैं। भाई देखो, तुम बात कर रही हो कुत्तों की, बिल्ली की, या खरगोश है हमारे घर में, गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सब की बात हम करते हैं। लेकिन भाई घर के क्यों रखे हुए पुराने, अब तुमने बात घर में बनाने की बात कही तो कहा पुराना कंबल ले आओ। भाई ऐसा थोड़ी, अगर आपको घर में सिलना है तो नया बढ़िया कंबल लेकर आइए उसके लिए। या तो बिल्कुल फैंसी हम बाजार से नहीं लाएंगे, या तो ऐसा नहीं है तो आप उसको सिल सकते हैं अच्छा सा। इस बात का ख्याल रखें, उनके बैठने की भी पूरी व्यवस्था रखें। पेट से बहुत ठंड लगती है जमीन पे, जब वो बैठते हैं तो उनका पेट जो है वो जमीन को छूता है और जमीन बहुत ठंडी होती है, तो नीचे जैसे बोरा आदि बिछा दें। अच्छा, बोरा वैसे हम सोचते हैं कि बड़ा सस्ती सी चीज है वो है, लेकिन इसका लाभ इतना है कि ये गर्माहट देता है और गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म देता है, तो गर्माहट देता है, इसलिए बोरा बिछाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास और व्यवस्था है तो उसके अंदर पुआल भर देंगे अगर आप, तो थोड़ा सा उसको मुलायमियत भी मिल जाएगी और गर्माहट मिल जाएगी। पुआल तो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, इनके लिए। और जब आप इनको खाने देने की बात करते हैं तो आप हरा चारा जो होता है उसके साथ जो एक सूखा चारा होता है, भूसा जिसे कहते हैं, मुख्य चारा, वो 1 और 3 के अनुपात में उनको दे, जिससे कि उनके मतलब उनको गर्माहट भी। ये गाय और भैंस की बात कर रही हो? पता लगा बिल्ली को खिला देंगे तो क्या होगा? गाय और भैंस की बात हम कर रहे हैं। हमारे जो डॉग्स पालते हैं, खरगोश, बिल्ली वगैरह, कुत्ते जो घर में पालते हैं, तो उनके लिए तो जो खाना है, जैसे रोटी दूध कोई देता है, कोई दाल सब्जी, ये सब चीजें देते हैं, या कुछ बाजार से खाना लाकर खिलाते हैं, रेडीमेड बने बनाए पैकेट आते हैं वो देते हैं। इसके साथ एक बात और है कि उनकी भी वही वाली बात है, जैसे हमारी आदतें होती हैं वैसे उनकी जो आदतें हैं आप उन्हीं के हिसाब से दें। लेकिन हाँ, वही है कि उनके भी पाचन शक्ति का जो है समय है वो देखें कि इस समय कैसी है उनकी पाचन शक्ति, तो उस हिसाब से आपको मात्रा घटानी और बढ़ानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। और इसके साथ जो हम अभी घर में जो रह रहे हैं हमारे पालतू पशु, उनके लिए आप छोटा सा घर भी बना सकते हैं, या घर का कोई कोना है उसको आप उनके लिए बना सकते हैं। और आप उनको पीने के लिए ठंडा पानी के बजाय आप थोड़ा सा गुनगुना पानी उनको रखें और ताज़ा पानी दें। और पानी जो है बर्तन से बार बार उसको बदलते भी रहें, कि यानी कि रात भर का पानी वो पी रहा है ऐसा ना करें, आप उसको बदलें। और बर्तनों की सफाई भी करें। साफ सफाई की दृष्टि के लिए या पानी ठंडा ना हो इसलिए? दोनों तरह से है कि पानी, एक तो पहली बात तो उसको गुनगुना थोड़ा सा ठंड खत्म करके देना है, जिससे उसके अंदर गर्मी बनी रहे। और बर्तन की स्वच्छता के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। वैसे आमतौर पे ये जो हम छोटे जानवरों की बात कर रहे हैं, तो उन पशुओं की, तो वो तो घर के अंदर ही अधिकतर रहते हैं, तो जाहिर है कि अगर आपने घर गर्म रखा है तब तो सब ठीक है, लेकिन खान पान का ख्याल रखें और पानी का तो जरूर ख्याल रखें। लेकिन हाँ, गाय भैंस और बकरी आदि जो बाहर है उनके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी जो हौदी होती है जिसमें पानी खाना पानी खाते हैं, उनकी भी सफाई करनी चाहिए, पानी बदलना चाहिए। और जो हमारे घर में पालने वाले हैं पशु, उनके कपड़ों की धुलाई, और उनको जब नहलाते हैं तो थोड़े से गुनगुने पानी से नहलाएं, और थोड़ी धूप जब निकले तो उसी समय नहलाएं, जिससे वो धूप में खेल के अपने आप को सुखा सकें। और ठंड के मौसम में जो नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर पशुओं को ना रहने दें। अब जैसे जो घर के अंदर है उनको भी ध्यान दें, और जो हमारे गाय और भैंस है, बकरी वगैरह जो पालते हैं, उनका जो जगह होती है जहाँ पे शेड लगा के हम उनको रखते हैं, तो वहां पर भी नमी ना हो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सूखापन वहां पर हो। इसी तरह से अक्सर हम लोग जैसे टहलाने के लिए लेके जाते हैं साथ में, तो इस बात का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा उनको टहलाने की कोशिश ना करें, जितनी उनकी इच्छा हो। वो भी खुद बताते हैं कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है इस वक्त और क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो उस बात का ख्याल रखें। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। खाने पीने का तो ख्याल रखें ही। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, ज़रा सा भी उनका खाना कम हो रहा है या कुछ और कर रहे हैं, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो बोल नहीं पाते तो वो बता नहीं पाएंगे अपनी समस्या, तो जाहिर है कि चिकित्सक ही उनकी भाषा को समझ सकता है। बिल्कुल, है ना? और जहाँ पर हम ये पशु वगैरह रखते हैं, तो जैसे गाय भैंस की बात है, तो उनके उस शेड जहाँ लगा रहता है, तो वहाँ पर आप मच्छर भगाने के लिए भी कंडे को जला के थोड़ी दूर पे रख सकते हैं। तो क्या मतलब गर्मी में नहीं रखें मच्छर आदि? तो गर्मी में देखो मच्छर आदि तो भाई हर मौसम में बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे बरसात हो चाहे, लेकिन दूर पर वो कंडा जला करके सुलगा के रखें, कुछ सूखी पत्तियां नीम वगैरह की डाल दें, जिससे कि वहाँ पे धुआं थोड़ा सा रहे। और जो दरवाजे खिड़कियां होते हैं, तो खिड़की को ऐसा रखे ढके कि हवा भी आती रहे और एकदम से तेज हवा ना आए, तो इन बात का ध्यान रखना है। और उनके जो शेड रहता है, उनका घर रहता है, उसमें जो लाइट की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि आप भी जाए तो आपको दिखता रहे कि हर पशु हमारा ठीक ठाक है या नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो इसी के साथ साथ जो हमारे पक्षी होते हैं, तो अगर आप घर में उन्हें पालते हैं पिंजरे में, तो उनका पिंजरा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि वो घूम सके और आराम से उसका खाना
दाना पानी भी आपको ध्यान रखना है, उसकी सफाई भी करनी है, और पिंजरे को भी आप थोड़ा सा ढक सकते हैं, थोड़ा सा खोल सकते हैं। और अपने जो देखो, उसको पिंजरे खोलने की जहां तक बात है, तो जैसे पिंजरा होता है तो जो उसकी छत होती है उसको पूरा अच्छी तरह से ढक दे, और जो आजू बाजू की जो गोलाई है, चौकोर है, चाहे जैसा भी है, वो भी ढक सकते हैं अच्छी तरीके से। नीचे से चाहे तो आप 2 इंच खोल देंगे तो हवा भी हल्की हल्की जाएगी, और जाहिर है। लेकिन पंछी जो है वो जो घर के अंदर हम पालते हैं, तो जाहिर है कि हमने जैसे बताया कि अपने लिए हम लोग कोसी कोसी सा रखते हैं घर, तो जाहिर है कि उन्हें भी गर्माहट मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद उनको अंधेरा भी करना होता है, नहीं तो रात में अगर आपके घर में लाइट जल रही है तो वो जगते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो उन्हें ढकना भी पड़ता है। क्यों सामाजिक ही होते हैं, उनको सबके बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है जी। और इसी के साथ साथ जो हमारे बाग होते हैं, गार्डन आपका थोड़ा सा है, तो वहाँ पे सूखे पत्ते गिर जाते हैं, तो आप उनको उन दिनों मतलब साफ ना करें, क्योंकि उसमें बहुत से पक्षी दुबक के अपना सो सकते हैं पत्तों के ऊपर, सूखे पत्ते के ऊपर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और खाना भाई इनका भी टाइम पर देना है, दाने वगैरह, पानी क्या भी। बात है। तो घर के आसपास अगर आपने पानी की व्यवस्था की है तो वो तो करें ही, और जिनको आप पालते हैं उनका तो आपको समय पता ही है, तो इस बात का ख्याल रखें। लेकिन इनके लिए भी बहुत संवेदनशील रहें, ये मौसम बहुत नाजुक होता है, बहुत ज्यादा ठंड में ये अचानक से कभी भी दुखी हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो इनको अगर नहलाना है तो आप वही है, जैसे जो हमने पशुओं के लिए कहा, वही है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, देख लें धूप निकल आई हो तभी नहलाएं। ऐसा नहीं कि अब रोज सुबह हम 8 बजे नहला रहे थे तो कितनी भी धुंध हो, चाहे जितनी ठंड हो, हम नहला देंगे, ऐसा नहीं है। और जाहिर है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दें, उसकी आवृत्ति भी कम कर सकते हैं। जहां आप रोज नहलाते थे या 4 दिन में एक बार, तो आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार नहलाइए, बिल्कुल, है ना। और वो ये तो हम लोग जो घर में पाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो हमारे बाहर जो पशु रहते हैं, स्ट्रीट डॉग वगैरह, कैट है, तो उनके लिए भी आप बाहर की तरफ थोड़ा सा इंतजाम कर सकते हैं। लोग कई बार देखा है कि छोटे से कैट के लिए घर बना देते हैं अपने घर के बाहर की दीवार पे, तो ये भी चीज अच्छी है। तो इस तरह से हम इन पक्षियों का भी ध्यान रख सकते हैं, और हमें ध्यान रखना है गीत का। जी, तो गीत सुन लेते हैं। रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देखे तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा।
राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। ऐसा न हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने। देखो भाई, पशु पक्षियों के बारे में हमारे साथियों ने लिखा है कि भाई अधिक ठंड होने पर झुंड में बैठते हैं, वैसे उन्हें प्रकृति ने फर दिए हुए हैं। और पालतू है तो रात की ठंडी हवाओं से बचाना जरूरी है। किसान भाई तो उनका खास ख्याल रखते हैं, खिड़कियों में पर्दे लगाकर ठंडी हवाओं से बचाइए। जूट के बोरे पहनते हैं, बैठने की जगह को सुखा कर रखते हैं, सूखा चारा देते हैं, छोटे छोटे अलाव भी जलाकर उनके पास रखते हैं। बुखार सर्दी खांसी इन्हें भी होता है, इसके लिए देसी इलाज में गुड़ में अजवाइन सोठ पाउडर मिलाकर खिलाते हैं, ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भाई हमारे साथियों ने इनके बारे में भी लिखा है। ऐसे ही लिखा है कि हमेशा नहीं संभव है कि अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए घर के अंदर ला सकें। ऐसे में या तो अपने पशु को मोटा कपड़ा पहनाएं और ओस ठंडक से दूर रखें। कोई किसान जानवरों को खलिहान में ले जाने में सक्षम है तो पशुओं को गर्म रहने के लिए सूखा बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है। खलिहान नहीं है तो हवा रोकने के लिए फूस के झोंके बनाए जाते हैं ताकि हवा न लगे। तो यही सारे इन्होंने लिखा है। या चाहे तो पेड़ की कतार, बाड़, घास की गठरियां या ऐसी भी कोई चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हवा को धीमा कर दे। बात है, बहुत एकदम अच्छी सी जानकारी, व्यावहारिक जानकारी है, व्यावहारिक जानकारी जिसे कहते बिल्कुल हैं। प्राकृतिक रूप से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करके हम इन पशु पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं। और बुआ, अब वो दिन याद करो, बहुत बेताबी से याद आ रहे हैं क्योंकि जो बारात में जाना और जनवासे में जो ठहरना होता था उसका एक अलग अनुभव होता था। और जनवासे पहुंचते ही क्या होता था कि बुआ कमरों की जो थी ना, पहले गहन तलाशी की जाती थी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सुविधाजनक है, किसमें क्या है। देखो ये सब नखरे ना बाद में बढ़े हैं। वैसे हमारे साथी ने ये भी लिखा है और जो बात बिल्कुल सच है, हम लोग के समय में भी यही था कि हमारे समय में तो औरतें जाती ही नहीं थी, बच्चे भी बहुत कम जाते थे, खास करके लड़कियां। आजकल जाती भी हैं तो जो लोकल रहा वहीं जाती हैं। अब जनवासा, स्कूल या धर्मशाला या खुली जगह पे टेंट शामियाना लगाकर वैसे जगह पर ही बारात रुकती थी। और बात बिल्कुल सही है, पहले के जमाने में यही होता था। कहाँ अब तो होटल या रिजॉर्ट में हंसते मुस्कुराते आपका स्वागत करेंगे बाहर के लोग। खाना खाइए, थोड़ा बहुत मिलिए और अपना रास्ता नापिए। बाराती बनकर जनवासा का आनंद उठाया है वो श्रोता भाई बहन बंधु बाराती बनने का और जनवासे में रुकने का अपना अनुभव शेयर करेंगे। कुछ परिवार घर के लोगों के बारे में बातों से मुझे पता है कि बारात में थोड़ी तकलीफ होती थी पर आनंद भी बहुत आता था और सबसे अधिक जूते चप्पल चोरी होते थे। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, एकदम सीन खिंच गया। और इसी तरह एक और लिखते हैं बुआ कि पहले के जमाने में लड़के की बारात सीधे लड़की के दरवाजे नहीं जाती थी, एक जनवासा तय किया जाता था, वहीं पर अल्पाहार के बाद सब तैयार होकर बारात में सम्मिलित होते थे। जनवासा कोई भी धर्मशाला, स्कूल अगर छुट्टी हुई तो
या कोई हॉस्टल हो सकता था। कहीं बाथरूम ठीक नहीं तो कहीं पानी बिजली नहीं, इन समस्याओं से जूझना पड़ता था। और इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी, बारात कानपुर से आनी थी, एक महिला पॉलिटेक्निक हॉस्टल लखनऊ में बुक किया गया। शादी मई के महीने में थी, बारात आई, सब सुविधाओं का ध्यान रखा गया। फिर भी बाराती बहुत परेशान थे, गर्मी बहुत थी, एसी वहां था नहीं। बहन के ससुर पंखे के नीचे खड़े थे, फिर भी पसीने से भरे थे। उन्होंने मेरे चाचा को बुलाया कि आप जरा पंखे के नीचे खड़े होइए, और चाचा वहां गए। पंखा बहुत जोर से चल रहा था पर हवा नहीं आ रही थी। इस बात को लेकर हम लोग आज भी बहुत हंसते हैं। और अब तो आजकल तो जब तक एसी ना हो तब तक बात बनती नहीं, अब होटल बुक किए जाते हैं। और सच में हंसी आ गई हुआ। और उस समय जो कूलर लगा होता था ना कमरों में, नहीं देखिए ये तो उस समय की बात करें जब कूलर भी नहीं होता था ना, सिर्फ पंखा होता था। और सच बात है कि पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो भी हवा नहीं लगती थी, पसीना अपनी रफ्तार से बहता था, पंखा अपनी रफ्तार से चलता था, दोनों बहुत तेज होते थे। तो बात बिल्कुल सही है। बाद में तो किराए पर कूलर आने लगे, पहले किराए पर कूलर नहीं मिलते थे। और उसमें भी बड़ी जो थी मारा मारी होती थी। कूलर अगर रखा गया कमरे में तो लोग अपनी तरफ घुमाए ले रहे हैं तो दूसरे वाले नाराज हुए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ गद्दे पड़े होते थे, बीच में रास्ता होता था। तो हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे वो दिन भी याद है जब कड़ाके की ठंड जैसे मौसम में एक दोस्त की बारात में गया था, और पूरी बारात को गाँव के एक पंचायत भवन में बारातियों को ठहराया गया था, और रात में सोने के लिए जमीन पर पुआल बिछाकर ऊपर से दरी और सफेद चादर बिछाया गया था। एक छोटा सा मसनद और कंबल दिया गया था, और उसी कैंपस में पुलाव और लकड़ी जलाकर रखी गई थी। उस समय परंपरा थी कि रात के खाने के लड़की के पिता एक लोटा में जल भरकर ऊपर से रुमाल डालकर खाना खाने के लिए निमंत्रण देने आया करते थे। उस प्रक्रिया को देहाती भाषा में धुआं पानी कहा जाता था। काफी मान मनौवल के बाद लड़के के पिता मानते थे, तब लड़की वाले के साथ आए हुए युवा पीढ़ी और लड़के वाले युवा पीढ़ी में प्रश्न उत्तर का खेल शुरू होता था। इसमें वहीं दोनों तरफ से लड़के शामिल होते थे, जो गांव में पढ़ने में तेज हुआ करता था। और तब सब एक साथ लड़की के दरवाजे पर खाना खाने के लिए हंसते हुए चले जाते थे। तो वाकई बड़ी प्यारी सी ये परंपरा थी जी। और इस परंपरा को कायम रखते हैं। सुनते हैं गीत, सुन लेते हैं। मत पूछो जो खुशी के मारे आज है अपना हाल, आंखों में छाई है मस्ती, बहक रही है चाल, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। दिल के गुलशन से, दिल के गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के, लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के।
तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। वहाँ तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। इसी दिन को इसी दिन को गुजारे दिन किन किन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। तो देखिए बारात बनके दूल्हा भैया के सब लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे गाने बड़े अच्छे लगते हैं कि बारात का स्वागत हो रहा है, बारात में खुशियां हो रही हैं। और देखिए किस्सा बड़ा मजेदार है बुआ। क्या? लिखते हैं कि पहले की शादियों में जनवासा बनाया जाता था, पर आजकल तो ये चलन खत्म हो गया है। आजकल जनवासे के स्थान पर डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन हो गया है, जिससे कि सबको अलग अलग कमरे में ठहराया जाता था। और लिखा है कि भाई अनाप शनाप पैसा भी खर्च होता था। पहले लोग एक साथ ठहर जाते होता थे, है, हाँ। खर्च होता जी, है जी। और पहले लोग एक साथ ठहर जाते थे, 3-4 कमरों में सारी बारात ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती थी। और रात के समय जब फेरों का होता था, उस समय बूढ़े लोग जनवासे में आकर सोते थे, वृद्ध लोग। और मुझे एक किस्सा याद आता है कि मैंने भी एक शादी में कुछ मजेदार देखा। मैं जाग रही थी, सब लोग सो गए थे। तरह तरह के खर्राटों की आवाजों से सारी रात मैं सो नहीं सकी। और उस समय मेरे पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर था, जिसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। यहाँ मामा के खर्राटे, यहाँ चाचा के खर्राटे, यहाँ फूफा के खर्राटे, यहाँ जीजा जी के खर्राटे। बारात जब घर पहुंची तब सब लोगों को सुनाया तो बहुत हंसी आई, और इस तरह का आनंद अब नहीं आता है। क्या बात है। और अपनी यादें साझा करी उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी मजेदार सी बात है। और कुछ लोगों को भाई इस तरीके की खुशी मिली। कुछ हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि बारात जाने की जिद और फिर न जा पाना। मेरे कजिन की शादी थी, हम लोग भोपाल से टीकमगढ़ के पास मौसी के गांव पहुंचे। 3-4 कक्षा में मैं पढ़ता था। बारात में जाने को काफी उत्साहित था। शादी का दिन भी आ गया, सब बारात की तैयारियों में व्यस्त। मैं भी शादी के लिए लाए गए कपड़े पहनकर तैयार था। गर्मी के दिन थे, तेज गर्मी की वजह से मेरे कुछ और कजिन की तबीयत खराब हुई, तो तय हुआ कि बच्चों को बारात में नहीं ले जाएंगे। उनके चक्कर में मेरा जाना स्थगित हो गया। तो इस सदमे में दिन भर बाहर नीम के पेड़ के नीचे रोता रहा, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। ये थी मेरी बहुत बुरी याद बारात के बारे में। तो भाई ऐसा होता है। यही हमारे साथी ने एक और लिखा है कि बचपन में मैं अपने चाचा की बारात में गई थी, खो गई थी। फिर एक पोस्टमैन ने जनवासे तक मुझे पहुंचाया था, फिर मैं अपनों तक पहुंच पाई। तो ये तो बड़ा गड़बड़ था, क्योंकि भाई आप बिल्कुल नए शहर में हो, अलग हो, और इस तरीके से हो जाए तो घबराहट तो हो ही जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि गद्दे तकिए की भी झगड़ा मचता है, छीना झपटी मचती है कि भाई हमको चाहिए। तो इस तरह की जनवासे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन भाई वहां तो हम यही कहेंगे कि बारात में जो भी जाए, जो व्यवस्था है, थोड़ा 19-20 थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बाराती होके या लड़के वाले होके आए हैं तो लड़की वालों की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि किसी भी हाल में हमें खुश रखें। और कुछ लोग तो कई तरीके से परीक्षाएं लेने की भी कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि लड़की का विवाह करना एक बहुत बड़े यज्ञ करने जैसा है। उसमें जो भी वो कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो उसे भी आप अपना कार्यक्रम समझकर खुश रहें और सहयोग दें, बल्कि खुश हों, हर बात की तारीफ करें। तो देखिए फिर पूरा विवाह कितना अच्छा हो जाएगा। सहयोग की भावना होनी चाहिए इस सब उत्सवों में भी। उत्सव है, समधी आप बनने ही इसीलिए जा रहे हैं, यानी जो बराबर की जिसकी बुद्धि हो, धी मतलब दिमाग की बात होती है, जिसके विचार मिल रहे हैं, 2 परिवार मिलने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें कि खुशनुमा माहौल बना रहे। बिल्कुल। और बुआ इन्हीं बातों के साथ हम लोग यहाँ पर सभी से विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।